नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के तीसरा पाठ रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग छद्म कोटि की अभिक्रिया यानी कि पसीडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बोला जा रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें वास्तविक कोटि का मान उसके अनुमानित कोटि से अलग होता है उसे छद्म कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। बोला जा रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें वास्तविक कोटि का जो मान है उसके अनुमानित कोटि से अलग होता है उसे क्या कहते हैं, छद्म कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C6H22O11 प्लस H2O एरो C6H12O6 और C6H12O6, इसमें अभिक्रिया की दर C12H22O11 कोटि कितना है, 1 है। आप लोग जानते होंगे कि जब ये जो सुक्रोज है, एक C6H12O6 एक सुक्रोज है, C6H12O6 क्या है, एक ग्लूकोज है। इस प्रकार आप लोग इन दोनों के बारे में जानते होंगे। अब जानते हैं कि हम लोग की संघटक सिद्धांत यानी टक्कर सिद्धांत किसे कहते हैं, कॉलिजन थ्योरी किसे कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए उनके बीच प्रभावी टक्कर का होना जरूरी होता है। जब कोई टक्कर सिद्धांत होता है तो इस टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए उनके बीच प्रभावी टक्कर का होना क्या होता है, जरूरी होता है। प्रभावी टक्कर क्या होता है, इफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है। तो अभिकारकों के बीच होने वाले वैसे टक्कर जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादों का निर्माण हो जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर कहते हैं। मतलब अभिकारक जो होता है उनके बीच कुछ टक्कर होता है, वैसा टक्कर जिसके परिणाम स्वरूप उत्पाद का निर्माण हो जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर कहते हैं। अप्रभावी टक्कर किसे कहते हैं, तो अभिकारकों के बीच होने वाला वैसा टक्कर जिसका परिणाम स्वरूप उत्पाद का निर्माण नहीं होता है उसे अप्रभावी टक्कर कहते हैं। लेकिन अभिकारकों के बीच होने वाला वैसा टक्कर जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादों का निर्माण नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी टक्कर। बोला जा रहा है कि अभिकारकों के बीच के टक्कर को प्रभावी टक्कर बनने के लिए निम्नलिखित 2 रुकावटों को दूर होना आवश्यक होता है। पहला, दिक् विन्यास की रुकावट, ओरिएंटेशन बैरियर्स। बोला जा रहा है कि इन अभिकारकों को आपस में बंध का निर्माण करना है, उन्हें आमने सामने होना चाहिए। जैसे CO N2 एरो CO2 NO, ये आमने सामने होने चाहिए तभी बंध का निर्माण हो पाएगा। तो कार्बन जो है, कार्बन और ऑक्सीजन, N के पास 2 ठो ऑक्सीजन, उत्पाद X, मतलब उत्पाद के मतलब यह नहीं बन सकता है। कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे 2 तो ये उत्पाद नहीं बन सकता है। और जब ऑक्सीजन और कार्बन एक जगह हो तो C और कार्बन से क्या मिल सकता है, ये दोनों एक साथ मिल सकता है तो यह उत्पाद बन सकता है। बोला जा रहा है कि ऊर्जा की रुकावट, तो ऊर्जा एनर्जी बैरियर्स, तो अभिकारकों के बीच के टक्कर को प्रभावी बनने के लिए उनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक होता है तथा उससे कम ऊर्जा होने की स्थिति में अभिकारकों के बीच का टक्कर कैसा हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। बोला जा रहा है कि दहेली ऊर्जा किसे कहते हैं या थ्रेशोल्ड ऊर्जा, तो अभिकारकों के बीच के टक्कर को प्रभावी बनाने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे दहेली ऊर्जा कहते हैं। इसे E0 द्वारा सूचित किया जाता है। बोला जा रहा है कि जिस अभिक्रिया के लिए दहेली ऊर्जा का मान जितना ही कम होता है उस अभिक्रिया की दर उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, तो अभिकारकों के सामान्य ऊर्जा को दहेली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए जितना ऊर्जा बाहर से उपलब्ध कराई जाती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे E द्वारा सूचित किया जाता है। सक्रिय संकुल किसे कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, तो जब अभिकारकों की ऊर्जा दहेली ऊर्जा के बराबर हो जाता है तब उनमें उपस्थित पुराने बंधन कमजोर हो जाते हैं तथा कुछ नए बंधों का निर्माण होता है। इस संरचना को सक्रिय संकुल कहते हैं तथा इसी से उत्पाद का निर्माण होता है। फिर बोला जा रहा है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान 0
नहीं हो सकता। उत्प्रेरक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर बोला जा रहा है कि आरेनियस समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसा समीकरण जो वेग स्थिरांक एवं तापमान के बीच संबंध स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं, आरेनियस समीकरण कहते हैं। किसे कहेंगे, जो वेग स्थिरांक और तापमान के बीच संबंध स्थापित करता है। इसका फॉर्मूला होता है k बराबर AE माइनस EA/RT। के का वेग स्थिरांक और ए का आरेनियस स्थिरांक, ई बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम और EA का सक्रियण ऊर्जा, R का गैस स्थिरांक और T क्या सूचित करता है, तापमान, वो भी केल्विन में। और यह जो ऊर्जा होता है 2 प्रकार का हो सकता है। तो दोनों तरफ अगर नेचुरल लॉग लेने पर तो ln E माइनस EA/RT, ln K बराबर ln A प्लस ln E माइनस EA/RT, ln K बराबर ln A माइनस EA/RT समाकलन NE। समाकलन NK बराबर समाकलन NA माइनस EA/RT। यदि T1 तथा T2 तापमान पर वेग स्थिरांक क्रमशः K1 तथा K2 है तो ln K1 बराबर ln A माइनस EA/RT1, ln K2 बराबर ln A माइनस EA/RT2। फिर समीकरण और समीकरण 1 को घटाने पर तो ln K2 माइनस ln K1 तो माइनस EA/RT2 प्लस EA/RT1। ln K2/K1 बराबर EA/RT1 माइनस EA/RT2। ln बराबर K2/K1 बराबर EA माइनस E/R कोष्ट में हो जाएगा 1 माइनस T1 माइनस 1/T2। 2.303 log K2/K1 बराबर EA/R1/T1 माइनस T2। log K2/K1 का मान हो जाएगा EA/2.303/R और 1/T1 माइनस 1/T2। log K2/K1 बराबर EA/2.303 R T2 माइनस T1 बटे में T1 T2। आपका चैप्टर खत्म। सबसे लास्ट टॉपिक आरेनियस स्थिरांक ही था, आरेनियस समीकरण। और अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।